एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज आपके डीएलएड में टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ एमसीक्यू जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, विकास की प्रक्रिया में बालक के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन आता है? मात्रात्मक, गुणात्मक, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो विकास की प्रक्रिया है, डेवलपमेंट है, उसमें ग्रोथ भी इंक्लूडेड होती है। तो आपका ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही यहाँ पर आ जाएंगे। तो ग्रोथ आपकी मात्रात्मक यानी क्वांटिटेटिव होती है और डेवलपमेंट जो है वो आपका गुणात्मक होता है। तो ये दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण की सबसे कमजोर विधि कौन सी है? संवाद विधि, पाठ्य पुस्तक विधि, प्रोजेक्ट विधि या दृश्य श्रव्य विधि? देखो, हम सबसे वीक उसे कहेंगे जिसमें सबसे कम सेंसेस यूज हो रहे हैं। जैसे बेस्ट विधि उसे कहते हैं ना जिसमें सबसे ज्यादा सेंसेस यूज हो रहे हो। ऐसे ही सबसे वीकेस्ट पूछिए। तो यहाँ पर देखो, संवाद कम्युनिकेशन हो रहा है तो टू वे कम्युनिकेशन में बच्चा तो पार्टिसिपेट करेगा ही। देन प्रोजेक्ट विधि में तो बच्चा बहुत एक्टिव रहता है। दृश्य श्रव्य विधि को भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम पाठ्य पुस्तक विधि को अगर देखें तो ये जो है सिर्फ आपकी टेक्स्ट बुक तक ही सीमित है। इसमें कम सेंसेस एक्टिव हो रहे हैं, इसलिए वीकेस्ट आपका टीचिंग मेथड है। देन क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण में अनेक भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग क्यों उपयोगी है? शिक्षण को सुबोध बनाने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, विद्यार्थी का ध्यान आकृष्ट करने के लिए, उपरोक्त सभी। तो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं तीनों ही पॉइंट्स यहाँ पर सही हैं। ठीक है, इससे टीचिंग कॉम्प्रिहेंसिबल यानी समझने योग्य बन जाती है अगर आप अलग अलग तरह की विधियों का प्रयोग करते हैं। अगर किसी को लेक्चर मेथड समझ में नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आप अगर कोई मॉडल दिखा रहे हैं तो मॉडल से समझ में आ जाएगा या किसी एक्टिविटी से समझ में आ जाएगा। तो आप कॉम्प्रिहेंसिबल यानी अंडरस्टैंडेबल बना रहे हैं, टीचिंग इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और बच्चों का ध्यान भी आकर्षित होता है। तो ये डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आवृत्ति के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन का उद्देश्य क्या है? आप क्यों बार बार रिवाइज करते हैं? अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए उसे दोहराना, कंठस्थ करना, गृह कार्य को सरल बनाना या पाठ्य विषय को सरल बनाना। बहुत इजी है। आप रिवीजन क्यों करते हैं? जिससे कि जो आपने नॉलेज ली है उसको आप स्टेबल बना सके, उसे काफी समय तक याद रख सके, परमानेंट बना सके। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, संग्रह करने की प्रवृत्ति प्रमुख लक्षण है। द मेन कैरेक्टरिस्टिक द टेंडेंसी टू होल्ड कलेक्ट इज ऑफ। प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। तो ये चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था। आपने बाल्यावस्था में बच्चों को देखा होगा, चाइल्डहुड एज में बच्चों को कलेक्ट करने की बड़ी आदत होती है। जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं वो कभी कभी गुड़िया कलेक्ट करती हैं, कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं। तो ये कलेक्ट करने की इनको आदत होती है। देन वृद्धि के अंतर्गत सम्मिलित पक्षों के संदर्भ में असत्य है। तो यहाँ पर ग्रोथ के लिए यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स दिया गया, ये पूछा गया है। यह शारीरिक पक्षों से संबंधित है, यह जीवन पर्यंत होती है, यह मात्रात्मक होती है, लंबाई, वजन आदि वृद्धि के उदाहरण है। तो देखो ये वाला सही है। देन यहाँ पर मात्रात्मक है, क्वांटिटेटिव है, ये भी सही है। शारीरिक पक्षों से संबंधित है, ये भी सही है। लेकिन जीवन पर्यंत ग्रोथ नहीं चलती, ग्रोथ एक एज के बाद आकर रुक जाती है। डेवलपमेंट जो है, विकास, वो आपका जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में सत्य है। विकास में सभी पक्षों के परिवर्तन सम्मिलित होते हैं। विकास गर्भ से प्रारंभ होकर मृत्यु तक चलता है। विकास मात्रात्मक है और गुणात्मक भी, उपयुक्त सभी। तो ये सभी बातें जो हैं डेवलपमेंट के केस में बिल्कुल सही हैं। ठीक है, डेवलपमेंट में सभी तरह के चेंजेस इन्वॉल्व है। डेवलपमेंट जो है गर्भ से लेकर जो है मृत्यु तक चलेगा और क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों। प्रथम 3 वर्षों में वृद्धि तीव्रता से होती है, किंतु उसके बाद गति धीमी पड़ जाती है, परंतु फिर भी विकास जारी रहता है। यह विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो ग्रोथ को हमने देखा था कि उसका रेट स्टेबल नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि एक बार बहुत रैपिड है इन्फेंसी के टाइम पे, फिर थोड़ा सा स्लो हो जा रहा है, लेकिन डेवलपमेंट थ्रू आउट जो लाइफ है वो आपका जारी रहता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत या इनमें से कोई? तो ये है आपका निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। Which of the following is external factor of development? ठीक है, तो एक्सटर्नल फैक्टर यहाँ पर पूछा है। एक्सपीरियंस कंडीशंस, ठीक है, बाहर से जो आपको अनुभव हो रहे हैं। सोशल कंडीशंस, आपका जो सामाजिक परिवेश है। लाइफ एक्सपीरियंसेस, जीवन में जो आपको अनुभव हो रहे हैं। तो ये सभी है, ये सभी जो है आपके एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल कौन से होते हैं? जो हेरिडिटी से रिलेटेड होते हैं, जीन्स से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, शैशवा अवस्था की विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, तो इन्फेंसी में हमें क्या चीज देखने को नहीं मिलती? रिटार्डेशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, यहाँ पर फिर है इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग, इमेच्योरिटी, डिपेंडेंसी और अदर्स। तो ये हमें देखने को नहीं मिलता। फिजिकल डेवलपमेंट जो इन्फेंसी स्टेज में बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से वहां पर फिजिकल डेवलपमेंट या ग्रोथ हमें दिखाई देती है छोटे बच्चे के अंदर। ठीक है, लेकिन हाँ,
लर्निंग में भी यहाँ पर तीव्रता होती है, बिल्कुल। अपरिपक्वता, इमेच्योर है बच्चा, और दूसरे के ऊपर निर्भर करता है। फिर देखेंगे निम्नलिखित में से पूर्व बाल अवस्था की विशेषता है। अनुकरण करना, प्रश्न पूछना, जिद करना, उपर्युक्त सभी। तो देखो यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड में हमें क्या करेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है, तो अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, बहुत जिज्ञासु होते हैं, तो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, ये क्या है, वो क्या है, हर चीज के बारे में उनको जानना है। क्वेश्चन 12, विकास गुणनफल है, डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली अ मैटर ऑफ जेनेटिक्स एंड एनवायरमेंट, ठीक है, अनुवांशिकी और वातावरण का, केवल परिपक्वता और अधिगम का, यानी मेच्योरिटी और लर्निंग का, ए और बी दोनों, तो या इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका दोनों का है, ठीक है। अगर हम मेच्योरिटी और लर्निंग बोले तो दरअसल मेच्योरिटी कहीं ना कहीं अनुवांशिकता और अधिगम परिपक्वता वो आपकी जो है वातावरण को ही डिनोट करती है, तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन 13, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को क्या कहते हैं। तो आप पहले क्या दे रहे हो, पहले आप नियम बता रहे हो, आप रूल बता रहे हो, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसे एग्जाम्पल दे रहे हो। निगमन विधि, आगमन विधि, अनुभव से तर्क की विधि, संश्लेषण से विश्लेषण की विधि। तो इस विधि को हम कहते हैं आपका, पहले रूल बता रहे हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल बता रहे हैं, निगमन विधि होती है आपकी डिडक्शन। देन क्वेश्चन 14, सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। तो बहुत सारे बच्चों की एक जैसी समस्या है, तो आप सामूहिक ढंग से, ठीक है, कलेक्टिवली सबकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन थे। तो हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ टीचिंग, हर्बर्ट स्पेंसर, प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग, जॉन एडम्स, मुनरो। तो ये थे आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये थे आपके 15 टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस। आइए बात करते हैं एवरेज के क्वेश्चंस की। तो ये रहा आपका पहला सवाल, और इस सवाल में क्या बोला है आपको, यदि 7a प्लस 7b प्लस 7c बराबर 252 हो तो a b तथा c का औसत कितना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। आपको abc का औसत निकालना है और यहाँ पे 7 है, तो सबसे पहले आप 7 कॉमन ले लीजिए, तो ये a प्लस b प्लस c आ जाएगा यहाँ पे, और ये 252। ठीक है, तो यहां से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आप निकाल देंगे, तो ये कितनी निकल के आएगी, 252 बट्टे 7, तो 7 के 21, 7 छिक 42। अब ये 36 आया, ए बी सी मतलब a प्लस बी प्लस सी 36 आ गया। अब इसको आप 3 से भागा दे दो, तो एवरेज कितना आ गया इसका, 12, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप आपको ये क्लैरिटी होगी। अब बात करते हैं, हाँ पहले का ऑप्शन सी है, ठीक है, दूसरे वाले की बात करते हैं। अगला सवाल, एक बल्लेबाज अपनी 19वीं पारी में 98 रन बनाते हैं, तदनुसार वह अपनी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि कर लेता है। ठीक है, 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन संख्या कितना हो जाता है, ध्यान से देखिएगा। तो भाई 18वीं पारी तक उसका औसत मान लेते हैं x था, यानी सम ऑफ 18 पारी बट्टे 18 बराबर x, तो जो सम निकल के आएगा 18 पारियों का वो जाएगा 18x। यहां तक की बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब इसमें 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए, तो ये 18x सम हो गया भाई 18 पारी तक का, फिर 19वीं पारी में 98 रन बनाए, टोटल कितनी पारी होगी भाई, अब 19 होगी। अब एवरेज कितना हो गया भाई, एवरेज में 4 की वृद्धि होगी, तो पहले एवरेज x था, अब x प्लस 4 हो गया। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो 18x प्लस 98 और ये 19x प्लस 19 को 76, तो 18x उधर ले जाओ और 76 इधर ले जाओ, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कितना आएगा, 8 में 6 गया 2, और 9 में से 7 गया, आपका कितना आ गया 2। तो ये x जो निकला ये एवरेज निकला है टिल 18 पारीज। ठीक है, अब यहाँ पे बताना है आपको, तो 19वीं पारी के बाद उसका औसत कितना होगा, तो औसत में 4 की वृद्धि हुई ना, तो 22 में 4 जोड़ दो 26 आ जाएगा, तो आंसर कौन सा है 26, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, 5 संख्या का औसत 27 है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बट्टे 5 27। एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, तो यहाँ पे इन सबका सम कितना होगा,
5 सत्ते 35, हासिल लगू 3, 5 दूनी 10, 3 13, 135 सम निकल के आ गया इन पांचों नंबर का। ठीक है, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इज इक्वल टू 135। एक संख्या निकाल दी, एक संख्या आपने निकाल दी। तो यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो सकती है, हमको नहीं मालूम भाई कौन सी है। तो निकालने के बाद आपका एवरेज कितना बच रहा है, मतलब एवरेज कितना हो जा रहा है, 25 हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप करेंगे क्या, यहाँ पे मान लो आपने ई को निकाल दिया, कुछ भी हो सकता है, हमको नहीं पता इंडिविजुअल कौन सी निकाली होगी, कोई भी एक निकाल दी, मान लेते हैं ई को निकाल दिया, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4, तो एवरेज कितना हो गया भाई 25, और ये 25 सबको 100, करेक्ट, 25 सबको एवरेज 25 हो गया। ठीक है, 25 सबको 100, गलती से 400 लिख दिया, तो यहाँ 100 है और यहाँ पे 135 है। ये 135 5 संख्याओं का योग है और ये जो 100 है ये 4 संख्याओं का योग है। तो वो पूछ रहे हैं निकाली हुई संख्या कौन सी है, जो आपने संख्या निकाली है वो कौन सी है। तो आप क्या करेंगे इसमें भाई, इसमें 5 संख्या है, इसमें 4 संख्या है, इसमें 4 क्यों है भाई, एक निकाल दिए, तो हमने किसको निकाला, यहाँ पे मान लो ई को निकाल दिया, तो यहाँ पे अब वो निकली, पता कैसे लगेगा, ये आपका क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, हो चुका है क्वेश्चन आपका, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसमें माइनस करेंगे आप किसको, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, यानी 135 माइनस 100, करेक्ट। तो देखो a से e कटा, b से b कटा, c से d कटा, d से d कटा, इस तरह से, तो बचा कितना e, और e कितना आ गया 35। तो जो निकाली हुई संख्या है वो क्या है आपकी 35 है, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, डन। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, और उसके बाद आप कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से करेंगे और उसके बाद आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आंसर मैं कंफर्म कर दूंगा कौन सा है। एक आदमी प्रथम 4 माह में औसतन 1800 का मासिक खर्च करता है और अगले 8 महीने में 2000 का मासिक खर्च करता है। ठीक है, तो 4 महीने 1800, तो 18 चक्को 72, 7200 रुपए, और 2008 में तक तो 8 दूनी 16, 16000। ठीक, तो जीरो में जीरो जुड़ा, जीरो, फिर ये जीरो में जीरो, फिर आपका 2 आ गया, फिर 7 6 13, हासिल लगो 1, तो आपका खर्चा कितना हो गया, 23,200 का खर्चा हो गया, और साल भर में 5600 बचा रहे, 5600 बचा रहे, यानी कि 0 0 6 2 8 5 3 8 और 2। ठीक है, तो ये टोटल मंथली इनकम है उसकी, सॉरी मंथली नहीं, सालाना इनकम है 12 महीनों की। अब उसने पूछा है कि आपसे औसतन मासिक, यानी आपको क्या बोला है, और वर्ष में वो 5600 रुपए की बचत कर लेता है, उसकी औसतन मासिक आय कितनी है। तो भाई इसमें आप 12 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 चौको 48, तो मंथली वो 2400 रुपए कमा रहे। ठीक है, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिलहाल वो आसान सा सवाल था तो इसलिए हमने उसको पूरा ही सॉल्व कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं हुआ उसमें। अब आगे बढ़ते हैं। 5 क्रमांगत विषम संख्याओं का औसत 47 है, ए तथा डी का आपको गुणनफल बताना है। ठीक है, इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आप नंबर कुछ इस तरह से ले लो। विषम संख्या है तो दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है। तो यानी दो विषम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा, 2 का हिंदी इंग्लिश दोनों समझ लीजिए आप। तो अगर a x है तो b कितना होगा, x प्लस 2, c x प्लस 4, d x प्लस 6 और e x प्लस 8 होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये a है और ये आपका क्या है, d है। ठीक, अब आप जब इसको जोड़ोगे 1 2 3 4 5, तो ये 5x होगा, और 2 4 6 6 6 12 8 20, और ये कितना आ रहा है भाई, औसत 47 है। ठीक है, तो 5 संख्या अपॉन में 5 संख्या का योग ऊपर आ गया, अपॉन में 5 संख्या बराबर 47। ठीक, तो ये 5x बराबर, सॉरी 5x प्लस 20 बराबर 5 सत्ते 35, हासिल लगो 3, 5 चौको 20 3 23, 235। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा आपका, 215। तो x बराबर 5 चौको 20, 5 एकम 5, राइट, ये आ गया 41। तो भाई a तो आ गया 41 और d आ गया कितना, 41 और 6 47, करेक्ट। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे, 5 चौको 20 फिर 15 हो गया, 5 3 15 आएगा,
ये 43 होगा, 41 नहीं होगा, ठीक है। तो ये 43 है और ये हो जाएगा 49। तो आपको 43 और 49 को मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये 5वें नंबर का सवाल है और इसका आंसर है 2107 यानी ऑप्शन ए। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये वाला सवाल, 5 संख्याओं का योग कितना है? 555। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई 555। और डायरेक्टली आप चाहें तो सम ऑफ 5 लिख के भी 555 लिख सकते हैं, ठीक है। प्रथम दो संख्याओं का औसत कितना है भाई? 75 है। दो संख्याओं का औसत कैसे निकलता है? दो संख्याओं को जोड़ा, 2 से भागा किया, तब जाके 75 आया। तो अगर मुझे दो संख्याओं का योग निकालना है तो ये कितना हो जाएगा? 75 दूनी 150। तो भाई दो संख्या 150 मिल गई, ठीक है। तीसरी संख्या 115, तो 5 5 और 1 6 और ये 2 265, ठीक है। तो बची दो अंतिम संख्याओं का औसत निकालिए। तो भाई 555 से इसको माइनस कर दो, ठीक है। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 2 से भाग कर दो, तो बची हुई दो अंतिम संख्याओं का औसत निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के आएगा आपका? 145, ऑप्शन ए, ठीक है। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, आपको बिल्कुल सारी चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला, गणित की परीक्षा में एक वर्ग के 20 छात्रों में से, एक वर्ग के 20 छात्रों में से, ये वाला स्क्वायर वाला वर्ग नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। दो छात्रों के 100 अंक आए, ठीक है भाई, तो 200 हो गए मिला करके। 3 के 0 आए, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने? 5 लोगों का काम हो चुका है। तथा 6 छात्रों के अंकों का औसत 40 है। टोटल 20 थे, 5 की बात यहाँ पे हो चुकी है, 15 बचे। 15 का कितना है औसत? 40। तो 15 लोगों के अंकों के जो सम होंगे, 15 बचे लोगों के मार्क्स के जो सम होगा, मार्क्स का जो योग होगा वो 15 गुना 40 होगा, 15 चौको 60, 600, ठीक है। और ये आपका कितना हो गया? अब अच्छा बोला क्या वो देख लेते हैं। छात्रों के वर्ग का औसत कितना होगा, यानी सभी का मिलाकर के औसत पूछ रहे हैं। तो टोटल 20 लोग चाहिए, 15 लोगों के 600 आए टोटल सम जोड़ करके, बाकी 5 लोगों का 200, 600 और 200 800। 800 में 20 से डिवाइड लगा तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा, तो ये 40 निकल के आ गया, ठीक। 40 यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत भार में 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई। समूह में आने वाले व्यक्ति का भार कितना है? ठीक है, तो 8 व्यक्तियों में से 65 किलोग्राम, ठीक है भाई। टोटल सम ऑफ 8 थे, इनमें 65 को निकाल दिया और किसी दूसरे को डाल दिया, मान लो एक्स वाले को डाल दिया, तो औसत में 2.5 की वृद्धि होगी, ठीक है। पहले मान लेते हैं जो सम था 8 का और 8 से भाग करके औसत x निकल रहा था, तो जो 8 लोगों का सम होगा इससे पहले वो 8x होगा, ठीक। तो यानी कि 8x, इसको a बोल दो। अब जो नया बंदा आया उसका भाग a है मान लेते हैं, ठीक है। 8x ये सम ऑफ 8 की वैल्यू हो गई, माइनस 65 प्लस a बट्टे 8, अब कितना हो गया x प्लस 2.5। पहले जितना था उसके औसत भार में 2.5 की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि 8 यहाँ पे गुणा में जाएगा तो ये 8x होगा, फिर 8 इंटू 2.5 ये 20 निकल के आएगा, ठीक है। तो 8x और ये 20 आ गया, ये 8x और 8x कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 65 प्लस a बराबर 20 आ गया, माइनस का 65 इधर जाएगा तो ये 85 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसे देखो। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 24 रन है। किसी क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत रन स्कोर, जो औसत स्कोर है रनों का वो 24 है, और जबकि टीम के कुल स्कोर में से कैप्टन का स्कोर घटा दिया जाता है तो औसत 2 रन बढ़ जाता है। औसत मतलब 2 रन बढ़ रहा है, कैप्टन ने खेला ही कम है, मतलब कम क्या खेला, उसने कम रन बनाए हैं, इससे ही समझ में आता है। तो पहले काम करते हैं कि इनका जो योग होगा, 11 पारियों में जो रन बने हैं उनका योग कितना होगा? 11 चौको 44, हासिल लगो 4, 11 दूनी 22, 4 26, 264। और कैप्टन का स्कोर पता करने के लिए काम करते हैं, 2 बढ़ जाता है तो 26 औसत हो गया, लेकिन पारी कितनी, मतलब यहाँ पे पारी नहीं, यहाँ पे 10 खिलाड़ी हो गए,
तो 10 का सम कितना निकल के आएगा, सम ऑफ 10 ओवर 10 बराबर 26 यानी 260। 10 का सम निकल के आ जाएगा। इसमें 11 लोग हैं और इसमें 10 लोग हैं। इसमें 10 क्यों है, क्योंकि कैप्टन नहीं है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 का आ रहा है। तो कैप्टन ने कितने रन बनाए, 4 रन, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, इसे देखिए। एक कक्षा में 40 छात्र की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 नए छात्रों ने औसत आयु 0.2 मतलब 10 नए छात्रों के आने से औसत आयु 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्रों की औसत आयु क्या है आपको बताना है। तो 40 गुणा 15, 15 चौको 60, 600। 40 लोगों की आयु का सम 600 आ गया। 40 लोगों की आयु का सम 600 आ गया। 10 और आए तो 15 10 25 हो गए और औसत 15.2 हो गया। पहले 15 था, 15.2 हो गया और कितने लोग हो गए, 25 लोग हो गए। तो 25 नहीं 50 हासिल लोगों 5, 25 पंजे 125 और 5 130। 25 कम 25, 25 और अच्छा एक गड़बड़ होगी, ये 25 नहीं है, पहले 40 थे अब 10 और आ गए ना, तो 50 हो जाएगा। इसको माफ कीजिएगा, ये 50 आएगा, ठीक है। तो इस 50 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 15.2 से, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये 152 इंटू 5 हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस 10 से इस पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। 5 दूनी 10, पापा जी 25 26, 5 के 5 तो 7, 760। कितने का डिफरेंस है भाई, 160 का। अब ये 160 कौन है, ये जो 10 बाद में नए बंदे हैं ना, तो उनकी आयु का समय। अब पूछ क्या रहे, नए छात्रों की औसत आयु क्या होगी, तो भाई 160 उनका समय, 10 से भाग दे दो, तो नए बंदों की एज का औसत निकल के आ जाएगा, जो कि 16 वर्ष है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये अगला सवाल, एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में शतक लगाता है, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 5 रन बढ़ जाता है। तो उससे पहले उसका औसत जो रहा होगा 10 का, वो x रहा होगा, तो 10 पारियों का सम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, ठीक है। अब औसत बढ़ गया, कितना हो गया भाई, औसत 5 बढ़ गया, यानी x प्लस 5 हो गया नया औसत, ठीक। अब 11वीं पारी खेल चुका है, तो सम ऑफ 11 यानी 10x, 10 तक का सम तो ये है, प्लस 100 मारा है इसने अगली पारी में, और नीचे कितना आ गया आपका 11। तो इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। सॉल्व भी करने में कितना टाइम लगेगा इसमें, 100, तो ये 11x और ये 55, तो ये कितना बचा आपका 55, यहाँ माइनस होगा 45 और यहाँ आएगा खाली x, तो ये x निकल के आया, x यानी औसत निकल के आया। अब उसने पूछा कि उसके रनों का औसत कितना होगा, 11वीं पारी के बाद औसत कितना होगा, तो ये जो औसत है वो 10वीं पारी तक है। अब 11वीं पारी में कितना हुआ है भाई, कितना बढ़ा है, 5 रन बढ़ा है, तो 45 प्लस 5 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा अगला सवाल, 52 विद्यार्थियों की कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम है, ठीक है भाई। लड़के x हैं, लड़की x प्लस 2 हो गई, टोटल 52 हो गए, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 25 निकल के आ गया। 25 लड़के और 27 लड़कियां, ठीक है। x लड़के माना था हमने, और जो लड़कियां निकल के आ जाएंगी फिर 27 निकल के आ जाएंगी। पूछा क्या उसने, लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है, 25 गुणा 42, ठीक। ये आ जाएगा सम ऑफ 25, और जबकि सभी 52 विद्यार्थियों का औसत भार कितना है, 40, तो सम ऑफ 52, ये 40 गुणा कितना आएगा 52, ठीक है। तो लड़कियों का औसत भार लगभग कितना है, तो आपको करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है, तो सम ऑफ 27 निकल के आएगा, फिर इसको 27 से डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर है लगभग बोला है उसने, तो आंसर आपको एग्जैक्ट ही मिलेगा, कुछ पॉइंट में मिलेगा, तो देखना किस नंबर के आसपास आ रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको डी वाला ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 24 वर्ष है, ठीक है। तो 24, 5 को 20, हासिल लगो 2, 5 10 2 12, तो 120 उनकी आयु का सम हो गया, ठीक है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 8 वर्ष हो, ठीक है, तो 8 वर्ष भाई पता लग गया, तो इसमें से 8 माइनस कर दो, तो 112, तो जो 4 सदस्य बचे उनकी आयु 112 है। तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु कितनी थी, तो उसके जन्म के समय, ठीक है। अब उसके जन्म के समय की बात हो रही है, तो एक काम करते हैं, हर एक से इसको करने की जरूरत नहीं है,
ठीक है, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। तो 120 उनका सबका सम निकल के आया। तो उसके जन्म के समय, यानी जब वो उसके जन्म हुआ होगा तो 8 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो हर एक से 8 माइनस कर दो। तो जब हर एक से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 8 चक्को 32, क्योंकि जब 8 साल के बच्चे में से 8 साल को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, वो पैदा ही नहीं हुआ इसका मतलब। बाकी 8 चक्को 32, तो इसमें 32 माइनस करना है आपको। 120 माइनस, अच्छा ठीक, एक चीज और, ठीक है, 132 माइनस करना है आपको इसमें 120 में से। तो 120 में से 132 नहीं बल्कि 40 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि आपको मैंने यहाँ पे जो 8 इंटू 4 लिया है, समझ रहे हैं आप, तो उसमें 5 और जो बंदा 8 साल का उसको कंसीडर नहीं किया, तो आप उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि वो तो 0 साल का हो जाएगा उस टाइम पे। तो ये 40 माइनस करेंगे आप, तो 120 में से 40 माइनस करेंगे तो 80 निकल के आएगा। अब इसका एवरेज कितना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि भाई अब वो जो बच्चा पहले था अब वो है नहीं, उसके जन्म के टाइम पे वो नहीं है ना, वो एक दिन पहले की बात हो रही है। तो 4 दूनी 8, तो औसत कितना आ गया 20। ऑप्शन सी इज करेक्ट। काफी अच्छा सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पत्नी और उनके बच्चे, उनके एक बच्चे की औसत आयु 27 वर्ष थी, ठीक है। तो 3 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है। मान लो पति आपका पी है, वाइफ डब्ल्यू है और बच्चे को बी ले लेते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 साल पहले की बात हो रही है, तो हर एक में 3 माइनस करोगे, 9 माइनस हो जाएगा, बट्टे 3 करोगे, तब जाके औसत निकल के कितना आ रहा है 27। तो 27 या 81, 81 में 9 जोड़ोगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी 90 आगे आपका सम किसका, पति का, वाइफ का और बच्चे का, ठीक है। P प्लस डब्ल्यू प्लस बी इज इक्वल टू 90, P प्लस डब्ल्यू प्लस बी इज इक्वल टू 90। अब आगे क्या बोल रहे हो, 5 वर्ष पहले पत्नी और उसके एक बच्चे की औसत आयु 20 थी, तो पत्नी और बच्चे की आयु 5 साल पहले, तो दोनों से 5 माइनस करोगे 10 हो जाएगा, बट्टे 2 और कितना है भाई 20 औसत। तो 20 दूनी 40 और 10 50, तो यानी पति और बच्चे का जो इक्वेशन निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लेना, अब मैं जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि हमको जल्दी फटाफट से फिनिश करना है, और आप लोग समझ रहे होंगे कैलकुलेशन कि कैसे कैसे काम चल रहा है यहाँ पे, तो उस तरह से आपको तेजी से करना है। तो यहाँ पे पत्नी और बच्चे की एज मिलाकर के 50 आ गई, और यहाँ पे पत्नी पति और बच्चे को मिलाकर के 90 है, और आपको पूछा गया यहाँ पे तो पति का वर्तमान आयु क्या है, तो भाई 90 में से आप 50 को माइनस कर दो, तो यहाँ पे जो आयु निकल के आएगी वो पति की निकल के आएगी, क्योंकि दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 साल यानी ऑप्शन ई इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 13 गुणा 13 169, ठीक है, यानी सम ऑफ 13 निकल के आ गया। तो जब 2 और लड़के इसमें आए तो समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ गई, तो भाई अब कितने हो गए, 15 हो गए। तो 169 प्लस ए प्लस बी कर लो, ये 2 लोग आए, और ये 15 हो गया, और यहाँ पे 15 15 कैसे भाई, 13 से 2 बढ़ गई ना 13 में, तो 15 हो गई। 15 गुणा 15 225, 225 में से 169 को माइनस कर दो, 15 में से 9 गया 6, 11 में 6 गया 5, करेक्ट। और ये बचा कितना आपका, बस 56 बचा। अब 56 क्या बोला उसने, तो 2 आयु नए लड़कों की आयु का योग, तो 56 साल, सॉरी 56 आ गया, योग 56, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं सीरीज टेस्ट की, और इसमें देखते हैं कौन कौन से सवाल है, ठीक। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, 33 28 24, 5 फिर 4 फिर 3 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर 2 का डिफरेंस होना चाहिए, फिर 1 का, ठीक है, पैटर्न से जा रहे हैं। तो 24 में आप क्या माइनस करो, 3 माइनस करो, तो 21 आपको आंसर मिलेगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, 2 7 27 107, 2 चक्को 8, 8 माइनस 1 7, 7 चक्को 28 माइनस 1 27, 27 चक्को 7 चक्को 28, 7 4 दूनी 8 तो 10, 108, 108 माइनस 1 107, बिल्कुल सही पैटर्न जा रहे हैं। तो 107 को भी अब किससे गुणा कर दो, 4 से गुणा कर दो और 1 माइनस कर दो, 7 चक्को 28, 7 लगो 2 2 आ गया, 4 एकम 4 माइनस 1 427, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 2 3 6 15 42, ठीक है। तो पहले 1 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस,
फिर 9 का डिफरेंस, 12 में 5 गया 7 और 3 में से गया 2। तो भैया 3 का टेबल जा रहा है, मतलब 3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 1 3 फिर 3 टाइम 9 फिर 3 टाइम 27, 27 थी 81। अब 42 में 81 जोड़ो, 2 और 1 3, 8 4 12, 123। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 दूनी 18 -1, 17 दूनी 34 -1। ठीक है, 9 दूनी 18 -1 17, 17 दूनी 34 और 1 -33, 33 दूनी 66 -1 65, 65 दूनी 130, 130 -1 129। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। 138, पहले डिफरेंस चेक कर लेते हैं, पास पास लग रहे हैं। 11 में से 8 गया 3 और 15 में से 13 गया 2 और फिर उसके बाद 4 24। अच्छा, एक का बढ़ के डिफरेंस है, तो ये आपका 25 का दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो अगला 26 का होगा, तो इसमें 26 जोड़ दो, 6 2 1 3 2 2 36। ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन। अगला सवाल 1 3 7 13 21। ओके, तो ये 2 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, सॉरी 4 का डिफरेंस, फिर 6 का, फिर 8 का, फिर अगला 10 का होगा 31। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, बहुत आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। 12 12 और 9, ठीक, 9 फिर 2 फिर 9, अरे वाह, फिर 2 फिर अगला 9 होगा, तो 6 40 और 3 43, 43। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 4 10 28 82, पास पास लग रहे हैं। 4 तिया 12 -2 10, देख रहे हैं। 10 तिया 30 -2, बैठ गया। 4 तिया 12 -2 10, 10 तिया 30 -2 28, 28 तिया कर लेते हैं भाई, 3 अट्ठे 24, 2 3 दूना 6 2 8 84 -2 82। ठीक है, अब आपका हो जाएगा 82 गुणा 3, 3 दूना 6, 3 अट्ठे 24 -2, तो 244। 244, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 110 से 132 22, फिर 6 में 2 गया 4, 15 में 13 गया 2 24। ओके, 22 का फिर 24 का अगला 26 का होना चाहिए, तो 156 और 26, 6 6 12 से लगो 1, 5 7 8 और 1, फिर इसमें जोड़ेंगे 28, तो आपका ये आना चाहिए 8 2 10, हाथ से लगो 1, 8 2 10 11 210। ठीक है, तो 182 करेक्ट है। 182 यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला 4 3 12 -1 11 2 22, नहीं जा रहा ऐसा। 7 4 11, 11 7 18, अरे वाह, फिर 7 फिर 7 फिर 7, तो इसमें भी 7 जोड़ दो भाई, 46 आ जाएगा, 46। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1 3 6 10, 1 3 6 10, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, अगले से 5 करना चाहिए, तो 15। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। पहले 1 का डिफरेंस, पहले 2 का डिफरेंस, फिर 3 का, फिर 4 का, अगला 5 का होगा। ठीक है, डन। अगला 20 20, अच्छा ऐसा देखिए, 20 से 19, 19 से 17, 17 से 14, यानी पहले 1 कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम होना चाहिए, तो अगला यहाँ पे 10 आएगा। ठीक, उसके बाद एक और सीरीज है, 20 में 4 कम -4, फिर 4, फिर 3 कम, फिर 2 कम, फिर एक और कम -1, तो 10, तो 10 10, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। डन। नमस्कार स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर डीएलएड के लिए जीके के क्वेश्चंस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह आपका है,
हड़प्पा सभ्यता से यानी सिंधु सभ्यता से इंडस सिविलाइजेशन से रिलेटेड। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वह कहता है कि विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ आपका कहां पर मिला था। तो इसका उत्तर आप सभी को पता होगा, यह कहां पर है, यह आपका मोहनजोदड़ो में है। मोहनजोदड़ो अभी जो है वह कहां पर है, वह आपका पाकिस्तान में है। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, अगर आप कमेंट में हमको बताना चाहें तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यहीं पर दूसरा प्रश्न भी जो है ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, बट उसकी लैंग्वेज जो है वह आपकी बदल दी है, तो यहां पर मोहनजोदड़ो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह किसके लिए जानी जाती है, अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए जानी जाती है, कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, और अपने उद्योग धंधों के लिए जानी जाती है। यानी यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट। लोथल जो है वह आपका एक क्या है, बंदरगाह है, वह डॉकयार्ड है, वह आपका एक गोदीवाड़ा है। तो यह लोथल कहां पर है, लोथल भारत में ही है। और लोथल कहां पर है, लोथल आपका गुजरात में है। दो बार आपका जो है प्रश्न आपका पूछा गया। थर्ड का जो है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उसके बाद फोर्थ पे चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम चलें, सिंधु सभ्यता से आगे हम चलेंगे तो हमको मिलती है वैदिक सभ्यता। हम सभी को पता है सबसे पहला जो लिखित स्रोत हमको मिला है वह वेदों में मिला हुआ है। कहां पर मिला हुआ है, वह हमको वेदों में मिला हुआ है। और वेदों में भी जो सबसे पुराना है, 4 वेद हैं, वेदों में भी जो सबसे पुराना है वह कौन सा है, वह आपका ऋग्वेद है। तो गायत्री मंत्र आपको कहां पर मिलता है, और यहां पर मैं आपको एक एडवाइस भी करूंगा कि आपको भी प्रतिदिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। जरूर आप कीजिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वह सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं 5th क्वेश्चन पे, आयुर्वेद जीवन का विज्ञान का उल्लेख सबसे पहले हमको कहां पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, हमको जो है आयुर्वेद जो है वह हमको कहां पे मिलेगा, वह हमको अथर्ववेद में मिलता है। कहां पर मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है वह डी आंसर है। उसके बाद 6th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे जो राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा गया है सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा जीत होती है, कहां पर लिखा गया है, यह आपका मुंडकोपनिषद में लिखा गया है। कहां पर लिखा गया है, मुंडकोपनिषद में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 7th क्वेश्चन पे देखते हैं। 7th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत में, उर्दू में, पाली में, कि आपका जो है कहां पर लिखी गई है, हिंदी में। तो देखिए आप सभी को पता होगा श्रीमद् भगवद गीता जो है वह आपका किस भाषा में लिखी गई है, वह आपका संस्कृत भाषा में लिखी है। आपने एक हिंदी का चैप्टर पढ़ा होगा, हिंदी भाषा का विकास, तो कहां से शुरू होता है, वह आपका लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, फिर धीरे धीरे आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, यह होते हुए हिंदी में हम आपका पहुंचे हुए हैं। तो संस्कृत इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 7 का ए आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद अगला, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण यानी उसको बोला जाता है निधन। ओके, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ है, जन्म कहां हुआ है, उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ है। उसके बाद ज्ञान कहां प्राप्त हुआ है, ज्ञान उनका बोध गया में प्राप्त हुआ है। उसके बाद पहला प्रवचन कहां पे दिया है, पहला प्रवचन सारनाथ में दिया है। उसके बाद उनकी मृत्यु जो है, महापरिनिर्वाण, वह कहां पे हुआ है, वह आपका कुशीनगर में हुआ है। कहां पे हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वह सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे। तीर्थंकर यानी गुरु, जिन्होंने, अब यहाँ पर पहले की बात है तो इनके हम संस्थापक की बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है इनके कुल कितने हुए थे, 24 तीर्थंकर हुए थे। 24 में से जो पहले वाले थे वह आपके कौन है, ऋषभ देव है। ठीक है, पार्श्वनाथ जो आपके महावीर स्वामी है, महावीर स्वामी जो है वो आपके 24वें नंबर के हैं, पार्श्वनाथ जो है वो आपके 23वें नंबर के हैं, 23rd नंबर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए इसी तरीके का क्वेश्चन सेम है, कुंडग्राम, महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, महावीर स्वामी का जन्म जो है वह कुंडग्राम में हुआ था। 24वें थे जिन, इनकी वजह से ही फिर जैन धर्म जो है वो आपका आगे बढ़ा है। जिन कहा जाता है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, भगवान विष्णु के
किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? आप लोगों ने भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी सुनी होगी। 10वां अवतार कल की अभी होने जा रहा है। क्या आपने उससे रिलेटेड वो मूवी देखी? अगर आपने देखी है तो कमेंट में आप यस लिख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए वह कौन सा अवतार है? वह आपका भगवान विष्णु का वराह अवतार है। कौन सा अवतार है? वराह अवतार। पहला अवतार कौन सा है? पहला अवतार आपका मत्स्य अवतार है। उत्तराखंड में जो नाम कुमाऊं पड़ा है वो कच्छप अवतार की वजह से आपका पड़ा हुआ, उसको हम बाद में कभी डिटेल में देखेंगे। 11 का सी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहां से मिलती है? 16 महाजनपदों में मगध आपका बहुत सारे हैं, कुरु है, चेदी है, ठीक है, उधर तक्षशिला वाला पूरा एरिया आपका गांधार आता है। तो इसकी जो हमको है एक बौद्ध ग्रंथ आपका है अंगुतर निकाय। कौन सा है? अंगुतर निकाय जो है इसका आपका राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 पे क्या है कि मगध कौन सा? 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वहां पर बात है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक है वह महापद्मनंद है। कौन है? महापद्मनंद है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब सिकंदर आपका आया था, सिकंदर किस समय आपका आया था? वह घनानंद के समय पे आपका आया हुआ था। उसके बाद चाणक्य आपके आते हैं तक्षशिला से मगध, यानी आज अफगानिस्तान से लेके बिहार तक की यात्रा, वो भी उस समय। समझ रहे हैं कितना बड़ा काम किया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 पे हम चलेंगे। वही कौटिल्य, जो मैंने नाम लिया, कौटिल्य को चाहे विष्णुगुप्त कहें, चाणक्य कहें, वह आपका है अर्थशास्त्र इनकी लिखी गई है। कौटिल्य जो है वह आपका किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। किसके हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री हैं। इसका जो है वह आपका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वह क्या कहता है? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने तो अपने अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, लेकिन बौद्ध धर्म स्वीकार करने वाला अशोक है और बिंदुसार है। यानी 2 और 3, 2 और 3 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सॉरी 2 नहीं, बिंदुसार नहीं है। ओके, बिंदुसार नहीं है, इसका है दशरथ। 2 और 4। ओके, क्या है? 2 और 4 ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ने वाला कौन है? जेम्स प्रिंसेप है। उत्तराखंड में भी कालसी नामक जगह पर अशोक के शिलालेख आपके मिलते हैं। 16 का सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद अगले पे चलते हैं। वही जो मैंने आपको कालसी बोला 17। कालसी किसके लिए है? कालसी जो है अशोक, यहाँ पर कालसी देहरादून के पास, तो अशोक के शिलालेख के कारण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण किसके द्वारा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 18। तो तृतीय बौद्ध संगीति जो है वह आपका अशोक के टाइम पीरियड पे हुई है। किसके टाइम पीरियड पे हुई है? अशोक के टाइम पीरियड पे। 18 का जो है वह बी आंसर है। उसके बाद चौथे में जो है वो आपके 2 भागों में बढ़ जाता है, हीनयान और महायान। 18 का जो है बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला, चरक किसके थे? क्वेश्चन नंबर 19। चरक जो है वह किसके थे? चरक जो है वह आपके कनिष्क के थे। किसके थे? कनिष्क के। ऑप्शन नंबर जो है 19 का जो है 19 का डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, इसको आप लोग बताएंगे, कमेंट में लिखेंगे कि सग संबद्ध किसने और कब शुरू किया है। आप इस क्वेश्चन को देख लें। इस क्वेश्चन को आप इसका आंसर कमेंट में देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए, इसका मतलब आप डीएलएड की तैयारी के लिए बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। और अगर इसमें आपको हमारी कोई भी हेल्प चाहिए ना, हम आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। आप हमसे हमारे मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।